सीरीज वाले फॉर्म के, ठीक है, PSS2 लिमिट्स, ओके। मोस्टली हम सीरीज पढ़ने वाले हैं, कहीं कहीं पर ट्रिग्नोमेट्री का भी टच है, पर मोस्टली हम सीरीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छे से देखो और इसको फिर से एक बार रिवाइज करना है, सारे के सारे फॉर्म, ठीक है। ओके, अब सीरीज के लिमिट्स में जो पहला वाला फॉर्म है उसमें हम देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व लिमिट्स फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. Fractional part function is actually on the easier side. Okay, so we shall start with a question. What is the approach for of solving the questions containing functions of greatest integer function? जिसमें पहला क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. अब ऊपर में है डब्बे, कौन कौन से डब्बे हैं भाई? डब्बा ऑफ x, डब्बा ऑफ 2x, डब्बा ऑफ 3x एंड सो ऑन अप टू डब्बा ऑफ nx. अच्छा भाई, डब्बा ऑफ nx डिवाइडेड बाय दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय n स्क्वायर. सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं. There are two methods to solve this question. One of the methods is sandwich theorem, पर sandwich theorem हम कभी अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है. जब भी आए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसको सॉल्व करने का ट्रिक सैंडविच थ्योरम में नहीं छुपा हुआ है. सैंडविच थ्योरम से भी हो सकता है सॉल्व, पर हम उससे नहीं करने वाले. हम किससे करने वाले हैं भाई? हमें रीडिफाइन करना पड़ेगा इस फंक्शन को फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन के फॉर्म में, ठीक है. जब भी कभी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की सीरीज दिखे, उसको रीडिफाइन कर दो, उस पूरी की पूरी सीरीज को रीडिफाइन कर दो. कैसे रीडिफाइन करें? तो आपको पता है कि एक एल्जेब्रिक फंक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर. वेरी गुड, ठीक है. तो मैं किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ये लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? दैट एल्जेब्रिक फंक्शन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ये चीज लिखेंगे. सारे के सारे क्वेश्चंस में यही ट्रिक लगाएंगे, ठीक है. दीज क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग सैंडविच थ्योरम, पर हम नहीं लगाने वाले और हम एग्जाम में भी नहीं लगाने वाले. एग्जाम में भी सैंडविच थ्योरम इस तरह के क्वेश्चंस के लिए नहीं करेंगे. अच्छा भाई, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए नहीं करेंगे, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? तो सारे के सारे जो आपको बॉक्स फंक्शंस दिख रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस दिख रहे हैं, उनको रिडिफाइन कर देते हैं. तो ये लिमिट कैसे बन जाएगी? ये लिमिट बन जाएगी n भाग रहा है इंफिनिटी की ओर, x बॉक्स ऑफ x हो जाएगा x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. अच्छा ठीक है, पहला वाला तो ये बन गया. दूसरे वाले का जब बॉक्स ऑफ 2x को आप सॉल्व करोगे, तो वो चीज ऐसा कुछ बन जाएगी, 2x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, ठीक है. वैसे ही जब आप सॉल्व करोगे बॉक्स ऑफ 3x को, तो वो दे देगा 3x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, और ऐसे लास्ट वाला जो देने वाला है सो ऑन अप टू जो लास्ट टर्म बनने वाला है, वो देने वाला है nx माइनस माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx. अब देखो, एक जो गलतियां लोग एग्जाम में कर देते हैं, बॉक्स के अंदर अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कोई इंटीग्रल वैल्यू है, जैसे ऐसा बॉक्स ऑफ कोई भी इंटीग्रल वैल्यू प्लस x है, तब तो आप उस इंटीग्रल वैल्यू को बाहर निकाल सकते हो x से, ठीक है. तब तो आप उस इंटीग्रल वैल्यू को बाहर निकाल सकते हो x से. पर अगर इंटीग्रल वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में है x के, तब आप उसको ऐसा नहीं लिख सकते दैट इंटीग्रल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय बॉक्स ऑफ x, ठीक है. गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पता नहीं है ना कि वो 2 टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, कौन सी इंटीग्रल वैल्यू तक छलांग लगा दे रहा है. तो ये चीज गलत हो जाती है, ठीक है. और ये बहुत सारे लोग एग्जाम में करते हैं गलतियां, ये गलती आप नहीं करोगे. अच्छा भाई, इसको रिडिफाइन कर लिया, आप ट्रिक छुपी हुई है आपके फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के डोमेन ऑफ वैल्यूज में, ठीक है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक वहीं छुपी हुई है. तो पहले जो चीज अलग करती हो, जिस चीज को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, पहले उसकी बात करते हैं. अच्छा भाई, ये है अप टू n स्क्वायर्ड, ओके. अब देखो, मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग करता हूं भाई. दूध का दूध, पानी का पानी कर लो. जो फंक्शंस एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं, वो फंक्शंस पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, और अगर वो पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं तो उनको आसानी से रिडिफाइन किया जा सकता है. तो अगर मैं सभी से एक एक x ले लूं बाहर, तो मुझे नंबर्स मिल जाएंगे 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू +n, ठीक है. एक तो ये वाले टर्म्स मिलेंगे,
और सारे के सारे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस के साथ नेगेटिव साइन है तो उस नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेते हैं, तो एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन प्लस ये दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन प्लस ये तीसरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x प्लस अप टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx। अच्छा, ये सारी चीजें मिलेंगी और डिवाइडेड बाय बाहर निकाल सकते हैं ना, वो x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कॉमन ले। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यही तो बेटा अभी ऊपर में सिखाया ना मैंने कि ये वाला जो 2 है ना, ये वाला जो 3 है, फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर के जब मल्टीप्लीकेशन में 2 और 3 और n हो ना, तो मल्टीप्लीकेशन में कभी बाहर निकालने की कोशिश मत करना, मल्टीप्लीकेशन में उस 2 को बाहर छीनने की कोशिश मत करना। मल्टीप्लीकेशन में फ्रैक्शनल पार्ट से तो कभी करते ही नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर से भी नहीं करते हैं जब वो मल्टीप्लीकेशन में हो। तो मल्टीप्लीकेशन में 2 हो, मल्टीप्लीकेशन में 3 हो ना, बाहर मत निकालो उसको, ठीक है। अगर बाहर नहीं निकालेंगे तो फिर कैसे करेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे तो कैसे करेंगे। केवल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक छुपी हुई है इन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस के डेफिनेशन में, ठीक है। अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो डोमेन होता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0 और मैक्सिमम वैल्यू होगी 1, ठीक है। और ऐसे ही सारे के सारे फ्रैक्शनल पार्ट्स बिहेव करने वाले हैं। ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x की भी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0, मैक्सिमम वैल्यू होगी 1। वैसे ही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x की भी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0, मैक्सिमम वैल्यू होगी 1, पर 1 के बराबर कभी नहीं होगा, ओके। एंड सो ऑन अप टू जो लास्ट वाला फ्रैक्शनल पार्ट है वो भी सेम बिहेव करेगा, ठीक है। ऋषिकेश फिर से सीख ले, मल्टीप्लीकेशन में फ्रैक्शनल पार्ट को डिस्टर्ब नहीं करना है, मल्टीप्लीकेशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को भी डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। अच्छा भैया, ये कहानी के बाद आपको पता है कि ये वाला जो मसाला दिख रहा है आपको, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, पूरा मसाला, ये पूरे मसाले की मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाली है? पूरे मसाले की मैक्सिमम वैल्यू n हो सकती है ना सब। हाँ, n से जस्ट छोटा हो सकता है। जब सभी 1 हो जाएं, सभी एकदम 1 के पास पहुंच जाएं, तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू n हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू, इनकी मैक्सिमम वैल्यू n हो सकती है। और यही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक है। आपका हमेशा डिनोमिनेटर ऐसा होगा जो उससे बड़ी वैल्यू दे रहा होगा। जैसे यहां पर इनका पूरा सम आ जा रहा है n, इनको मैं सभी को अगर ऐड कर दूंगा तो सम आ जाएगा n, मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम आएगा n, और वो भी n से छोटा ही आएगा, ठीक है। अब पहले वाले की बात करते हैं, पहले वाले टर्म्स की बात करते हैं। तो आपको पता है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स तो nn प्लस 1/2 देने वाला है, और जब nn प्लस 1/2 आ जाएगा तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर उस वाले पार्ट के लिए डिग्री ऑफ न्यूमरेटर आने वाली है 2। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर विल बी इक्वल विद द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, n की जो डिग्री डिनोमिनेटर में है, इसलिए इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्म वहां पर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दूसरे वाले फॉर्म में जब ऊपर में मिलेगा n माइनस ऑफ n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, तो क्योंकि एक n से एक n तो कैंसिल हो जाएगा, पर दूसरा वाला 1/n वाला डिनोमिनेटर को नहीं खा पाएगा, तो दूसरा वाला 1/n एक 0 देने वाला है, ठीक है। इंफिनिटी पे जाने पर 0 देने वाला है, इक्विवेलेंट टू 0 देने वाला है, ठीक है। अब ऐसा आप बोलोगे सर छोटे छोटे वैल्यूज तो वहां पर भी ऐड हो रहे हैं। हाँ, वहां पर भी छोटे छोटे वैल्यूज ऐड हो रहे हैं, पर उन छोटे वैल्यूज को एक मेरे डिनोमिनेटर वाला n स्क्वायर का n खा गया है। जो दूसरा वाला n है वो इतना बड़ा है कि ठीक है, जो दो डिनोमिनेटर में n स्क्वायर थे उनमें से एक n स्क्वायर x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, इनसे जो भी वैल्यूज मिल रही थी उन वैल्यू को छोटी छोटी वैल्यूज को सम करके मान ले रहे हैं हम कि n आ जा रहा है, मान ले रहे हैं हम कि n आ जा रहा है, तो वो ऊपर वाला n नीचे वाले एक n को तो खा सकता है लेकिन दूसरे वाले n को नहीं खा सकता, ठीक है। तो अब ये लिमिट कुछ ऐसे बन जाएगी, अब ये लिमिट बन जाएगी लिमिट n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। पहला वाला फॉर्म x तो रहेगा क्योंकि वो वेरिएबल है ही नहीं, वो तो अब यहां पर कांस्टेंट जैसा बिहेव कर रहा है। बाकी टर्म्स बन जाएंगे n प्लस 1/2, n प्लस 1/2, अच्छा, माइनस ये फ्रैक्शनल पार्ट का सम n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ लव कि भैया जो न्यूमरेटर में डिग्री है n की, अगर वो 2 है, वो हाईएस्ट डिग्री है, तो उसका कोफिशिएंट देख लो, उसका कोफिशिएंट है 1/2। डिनोमिनेटर में n स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो केवल जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो बच जाते हैं जब n इंफिनिटी को टेंड करने लग जाता है। तो पहले वाले टर्म से जो कोफिशिएंट्स हैं वो बच जाएंगे, इसलिए पहले वाले टर्म से मुझे मिल जाएगा 1/2। दूसरे वाले टर्म में 1/n इंफिनिटी दे देगा, सॉरी 1/infinity 0 दे देगा, तो फाइनल आउटपुट आ जाएगा 1/2 ही, फाइनल आउटपुट आ जाएगा 1/2, ठीक है। क्लियर हुआ भाई?
फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सॉल्व Yes. कैसे करते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड भी है, कभी नहीं यूज करेंगे दूसरा मेथड, कभी यूज नहीं करेंगे दूसरा मेथड, सैंडविच थ्योरम कभी यूज नहीं, एकदम वर्स्ट केस में जब कोई दूसरा तीसरा फंक्शन भी साइन ऑफ एक्स दे दिया न्यूमरेटर में, ठीक है, तब हम कोशिश करते हैं कि सैंडविच थ्योरम यूज करेंगे। केवल एक यूनिफॉर्म फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन या केवल एक यूनिफॉर्म ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो यही वाला क्वेश्चन अप्लाई, सॉरी यही वाला मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। चमका भाई सभी को एक बार ध्यान से देख लो, अगला वाला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और अब आपको दिमाग लगाना है। जेईई मेंस ने एक बार पूछा, जेईई एडवांस ने एक बार पूछा है इसके ऊपर, सॉरी जेईई मेंस ने 2 बार पूछा है, जेईई एडवांस ने एक बार पूछा है इसके ऊपर क्वेश्चन, ओके। सो ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसी सीक्वेंस में एक और क्वेश्चन, लंबी लंबी सीरीज पढ़ने वाले हैं आज। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीरीज के ऊपर है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन का डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट है पिछले वाले क्वेश्चन का। यहां पर बोल रहा है लिमिट अगेन n is tending to infinity, again n tends to infinity, okay, box of 1 squared x plus 1 squared, okay, plus box of 2 squared x plus 2 squared, ठीक है, plus so on, मैं बाकी टर्म्स नहीं लिख रहा हूं, एंड लास्ट टर्म विल बी n squared times of x plus n square, sorry, plus n square का ग्रेटेस्ट इंटीजर डिवाइडेड बाय n क्यूब, डिवाइडेड बाय n का क्यूब, डिवाइडेड बाय n का क्यूब, डिवाइडेड बाय n का क्यूब, ठीक है। अब यहां पर आप एक चीज कर सकते हो जो आपको काफी पसंद है, क्योंकि n यहां पर एक इंटीग्रल वैल्यू जैसा बिहेव कर रहा है और वो एडिशन में है, तो सबसे पहले तो आप 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर जो प्लस के साथ है उनको अलग से उनको बिल्कुल अलग रख सकते हो। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर जो n के साथ है उनको बिल्कुल अलग रख सकते हो। तो ये जो प्रोफाइल है, ये सभी को समझ में आ रहा है ना? सभी यही करना चाहते हो ना पहले वाले स्टेप में? Yes, sir. Yes, sir. तो वो चीज तो कर लेते हैं, बिल्कुल। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां पर आप सही बोल रहे हो भाई, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये सब अलग करके रखोगे अप टू n स्क्वायर, ठीक है, ये तो अलग हो गया। अब उसके बाद जो बाकी टर्म्स बचे, ये वाला ब्रैकेट नहीं बनाते, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। उसके बाद जो बाकी टर्म्स बचे मेरे साथ, उनके पास अब बिल्कुल पुराना वाला प्रोफाइल दे रहे हैं। वो दे रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 स्क्वायर्ड x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 स्क्वायर्ड x प्लस अप टू प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n स्क्वायर्ड x, ठीक है। अभी सिखाया मल्टीप्लिकेशन में कभी भी अपनी इंटीग्रल वैल्यूज को हम बाहर नहीं निकालते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर से, लिमिट के साथ जब खेलते हैं, या कभी भी, ये केवल लिमिट के साथ नहीं हो रहा, इंटीग्रल भी दिखेगा ना। इंटीग्रल निकालने को बोलूंगा मम्मा बॉक्स ऑफ x का x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखोगे, या बॉक्स ऑफ x को रिडिफाइन करोगे 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, ऐसा कुछ, ठीक है। तो भैया इसको फिर से रिडिफाइन करना पड़ेगा। एक अलजेब्रिक फंक्शन या एक पॉलिनोमियल फंक्शन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में फिर से वो बॉक्स को रिडिफाइन करेंगे, इंडिविजुअल बॉक्सेस को रिडिफाइन कर रहे हैं भैया। तो पहले वाला तो nn+1 2n+1/6 दिख रहा है आपको, क्योंकि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स है, ओके। तो ये है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, पहला वाला है n+1 2n+1/6, ठीक है, nn+1 2n+1/6, वेरी गुड, ठीक है। अब इसको रिडिफाइन किया, मैं कैसे रिडिफाइन कर दिया इसको, बॉक्स ऑफ 1 स्क्वायर टाइम्स ऑफ x, कैसे रिडिफाइन कर दिया मैं हमने से, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। हाँ, मतलब यहां पर क्या होगा, 1 स्क्वायर टाइम्स ऑफ x का क्या होगा, 1 स्क्वायर टाइम्स ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 स्क्वायर टाइम्स ऑफ, हाँ, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 स्क्वायर टाइम्स ऑफ x। वैसे ही 2 स्क्वायर टाइम्स ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 स्क्वायर टाइम्स ऑफ x, और एंड सो ऑन, और ये वाला सिलसिला चलता रहेगा, और जो लास्ट टर्म मिलेगा वो मिलेगा n स्क्वायर टाइम्स ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n स्क्वायर टाइम्स ऑफ x, ठीक है सुध्यान? अब देखो यहां पर फिर से थोड़ा सा इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो डिनोमिनेटर है उनमें तो अभी भी NQ भी दिख रहा है, आपको फिर से मिलेगा, x कॉमन लोगे ना, फिर से मिलेगा nn+1 2n+1/6, x कॉमन ले लोगे तो nn+1 2n+1/6 मिलने वाला है। तो वो वाला x और पहले वाला nn+1 2n+1/6 वो दे देंगे x+1 मल्टीप्लाइड बाय nn+1 2n+1/6, ठीक है। तो इसको मैं एक साथ करके लिख लेता हूं भाई, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब देखो कौन सी प्रोफाइल की मैं बात कर रहा हूं,
ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर x कॉमन लोगे तो फिर से सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं, तो वो भी n + 1 2n + 1/6 हैं, और पहला वाला भी n + 1 2n + 1/6 आ रहा है, तो दोनों में से दोनों को कॉमन ले लेंगे तो x + 1 मिलने लग जाएगा। तो इसको मैं इक्विवेलेंट टर्म लिख देता हूं, x + 1 मल्टीप्लाइड बाय nn + 1 nn + 1 2n + 1/6, एक ही बार में लिख दिया भाई, ठीक है, एक ही बार में लिख दिया। अब जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं ना, वही फ्रैक्शनल पार्ट की मैक्सिमम वैल्यू देता है, ठीक है। अगर अंदर में 100 क्यूब या 100 स्क्वायर x, 100 स्क्वायर 101 स्क्वायर x टू 100 200 स्क्वायर x ऐसा भी कुछ रहता तो वहां पर भी नंबर ऑफ टर्म्स 100 ही होते, ठीक है। तो आप बस ये चेक करो कि फ्रैक्शनल पार्ट वाले फंक्शन में कितने टर्म्स हैं, फ्रैक्शनल पार्ट वाले फंक्शन में कितने टर्म्स हैं, उतना ही n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो माइनस, देखो तो फ्रैक्शनल पार्ट वाले फंक्शन में एक 1 स्क्वायर से शुरू हो रहा है और अप टू n स्क्वायर तक जा रहा है, तो इसमें n टर्म्स हैं, इसमें भी n टर्म्स हैं, और हर एक टर्म की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो सारे के सारे टर्म्स को अगर हम एक साथ ले भी लें तो ये मैक्सिमम n ही दे सकते हैं बेचारे, ठीक है, मैक्सिमम बेचारे n ही दे सकते हैं। अच्छा भाई, मैक्सिमम ये बेचारे n ही दे सकते हैं, डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है n क्यूब तो इसको 0 पे लेके जाने वाला है, n क्यूब तो इसको 0 पे लेके जाने वाला है। अब आप बोलोगे सर आज सुबह आपने पढ़ाया जब, तो आपने बोला सर छोटे छोटे लिमिट्स ऐड हो रहे हैं, छोटे छोटे लिमिट्स ऐड हो रहे हैं, और लास्ट में वहां पर 0 नहीं आता था, एक फाइनाइट लिमिट आने लग जाती थी। हाँ भाई, आज सुबह जो हमने पढ़ा ना उसमें लास्ट वाला टर्म में x² आ जा रहा था, ठीक है। तो ये दोनों बहुत कंपेरेबल फॉर्म बनने लग जा रहे थे, उसमें छोटी छोटी वैल्यूज ऐड होकर के जो फाइनल वैल्यू दे रही थी वो एक फाइनाइट लिमिट आ जा रहा था। यहां पर जब वो सब ऐड हो रहे हैं तो n दे रहे हैं आउटपुट, और वो वाला n मैं मानता हूं, वो ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला एक n, न्यूमरेटर वाला ये वाला एक n तो खा सकता है डिनोमिनेटर की, पर बाकी जो बचे हुए n स्क्वायर है उनको नहीं खा पा रहा है, वो इतने बड़े हैं कि 1 अपॉन जो n स्क्वायर है, अगर वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, कोई बहुत बड़े नंबर को टेंड कर रहा है, तो वो इक्विवेलेंट टू 0 वैल्यू देने वाले हैं, ठीक है। सो यहां पर लिमिट डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद बिल्कुल वैसा नहीं होगा जैसा हमने सुबह देखा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 टीपीपी का फिर से देखना उस क्वेश्चन को, काफी सारे थ्योरी वाले पार्ट उसे समझ में आ जाए। ये दूसरा वाला फॉर्म तो सिंपल है, दूसरे वाले फॉर्म में देखो तो जो n क्यूब का कोफिशिएंट है वो है, देखो ये वाला n, ये वाला n और ये वाला 2/6, ठीक है। बाकी n क्यूब लॉ ऑफ लव बाइस, जो हाईएस्ट डिग्री है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, उनको निकाल लो तो वो है 2/6, बाकी n क्यूब से n क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो 2/6 मल्टीप्लाइड बाय x + 1 बच जाएगा, यही आउटपुट आ जाएगा। +0 -0 लिख लेना भी यहाँ पर, वरना गड़बड़ कर दोगे। सो x + 1/3 मेरा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई बढ़ जाते हैं आगे, सीरीज वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। सीरीज वाले क्वेश्चंस में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं ये समझ लिया, ठीक है। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लोग हथियार डाल देते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, हथियार नहीं डालना है, ठीक है ऋषिकेश, एकदम डरना नहीं है, कुछ डरने की चीज है ही नहीं इस तरह के क्वेश्चंस में, ओके। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं और आपको मजा भी आना शुरू होगा। सीरीज वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, सीरीज वाले क्वेश्चंस मुझे लगता है कि ये फिर से नहीं रीड कर रहा है क्या, मुझे लगता है अल्टरनेटिवली पूछ रहा है भाई, एक साल पूछेगा दूसरे साल नहीं पूछेगा, ऐसी वाली चीज चल रही है, ओके। काम करता हूं, धन्यवाद, शायद अवधूत ही बता रहा है यार, मैंने नहीं बताया था सर। ओ सानिका ने बताया, थैंक्स सानिका, थैंक्स अथर, नहीं बताया था सर। भूल गया। 1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n -1, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n - 2 प्लस अप टू n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n², ठीक है। दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखा हुआ है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब, ठीक है। तो फिर से वही बात भाई, बड़े बड़े महारथी अपना
हथियार डाल देंगे। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में देख के बड़े बड़े महारथी हथियार डाल देते हैं, पर हम उनमें से नहीं हैं। हम सीखेंगे कैसे करना है। लिमिट्स के क्वेश्चन काफी इजी होते हैं, खासकर जब खासना मतलब एक वाला खासना होता है और एक स्पेशली। तो यहां पर मैं स्पेशली वाला खासकर बता रहा हूं आपको। अच्छा, जब लिमिट आपकी इंफिनिटी को टेंड कर रही है तब नहीं 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 नहीं, बाइनोमियल पे नहीं जा रहे हैं ये दोनों, बाइनोमियल पे नहीं जा रहे हैं। ऊपर का न्यूमरेटर एजीपी में जा रहा है क्या? नहीं, ए पी तो एजीपी में भी नहीं जा रहा है। जा रहे हैं। देखो मैंने तुम्हें एक हिंट तो दे दी ना, तुम्हें एक हिंट तो दी। ऊपर में हम क्या कर रहे थे, ऊपर में ये जो सम ऑफ स्क्वायर्स आता है, जब सम ऑफ स्क्वायर्स को एक साथ लेते हो तो वो क्यूब देने लग जाता है, ठीक है, वो हाईएस्ट डिग्री क्यूब देने लग जाता है। तो यहां पर तुम्हें एक चीज गारंटीड दिख रही है कि तुम n टाइम्स ऑफ 1 स्क्वायर, n टाइम्स ऑफ 2 स्क्वायर, n टाइम्स ऑफ 3 स्क्वायर, इसको तो अलग ले ही सकते हो ना। फिर से समझो। So we have to find the coefficient of n cube ना ऊपर। हाँ, n क्यूब नहीं, देखो जो नीचे में क्यूबिक है, तो क्यूबिक इक्वेशन का जो सम ऑफ क्यूब्स होता है ना, ढूंढना पड़ेगा ना, n to the power 4 ढूंढना पड़ेगा। जो सम ऑफ क्यूब्स होता है वो होता है nn+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको nn+1/2 का होल स्क्वायर मतलब n का पावर 4 ढूंढना होगा ऊपर। अच्छा, फिर आप अपने दिमाग में सोचोगे कि क्या मुझे n का पावर 4 दिख रहा है न्यूमरेटर में? हाँ, अगर आप 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर को ऐड करोगे तो वहां से क्यूब मिल रहा है, उसमें n मल्टीप्लाई कर दोगे तो n का पावर 4 मिल रहा है, ठीक है। तो एक आउटपुट जो मिलने वाला है वो तो वहीं पर दिखने लग गया, वो तो साफ साफ दिखने लग गया मुझे। तो मैं यहां पर कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाऊंगा। ऊपर वाला क्वेश्चन इसीलिए कराया गया था कि वो सम ऑफ स्क्वायर से क्यूब मिलता है, नीचे में क्यूब है, साथ में जाएंगे कोई नंबर देंगे, ठीक है। वैसे ये मिट क्यों गया? वैसे ही यहां पर क्या था, आई गेस दिस इज x+1, ठीक है, n+1 एंड समथिंग। वैसे ही डिनोमिनेटर में यहां पर पावर 4 दिख रहा है, ठीक है, फोर्थ पावर दिख रहा है। तो मैं पहले इसमें अलग करके देखता हूं भाई, अलग अलग करके देखता हूं, टर्म्स को अलग अलग करके देखता हूं। लिमिट तो ये चमक गया भाई सभी को, ऊपर वाले क्वेश्चन का ही एक्सटेंशन है ये भी। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अच्छा भाई n इंफिनिटी को भाग रहा है और n मल्टीप्लाइड बाय, देखो n मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ये आपको अप टू n स्क्वायर तो दिख रहा है। दूसरे वाले में गड़बड़ है। दूसरे वाले को क्या करे भाई, दूसरे वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरे वाले के लिए आपको समेशन पहले यूज करना पड़ेगा। दूसरा वाला क्या है वो पता करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे वाले का जो हाईएस्ट डिग्री हो वो n⁴ से छोटा हो, तो पूरा खा जाएगा उसको, n³ उसको पूरा खा जाएगा, ठीक है। नीचे वाला n⁴, अगर ऊपर वाले में n³ तक पहुंचा, n² तक पहुंचा, पूरा खा जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं उसमें पावर क्या आ रहा है। तो वो जो टर्म्स बच रहे हैं वो आ जाएंगे। नेगेटिव साइन तो आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर, और ये सिलसिला लास्ट में कहां तक जाएगा? 1 तक जा नहीं, इसके पहले का टर्म देखना पड़ेगा क्या? n² into n-1। हाँ, n-1 टाइम्स ऑफ n², n-1 टाइम्स ऑफ n²। अब ये कैसे सोचा भाई? देखो अच्छे से देखते हैं। यहाँ पर 1 की दोस्ती हुई 2 स्क्वायर के साथ, 2 की दोस्ती हुई 3 स्क्वायर के साथ। लास्ट वाले टर्म में क्या हो रहा है? लास्ट वाले टर्म में n-1। हाँ, इस 1 को कुछ ऐसा लिखा गया है n-1, तब वहां पर 1 मिल गया है, ठीक है। n-2 लिखा जाएगा, n-3 लिखा जाएगा, अप टू n-1 लिखा जाएगा। अच्छा भाई, तो ये वाला n-1 ये वाले n² के पास जा रहा है, ठीक है। तो n-1 टाइम्स ऑफ n² आ गया। अच्छा भाई, n-1 टाइम्स ऑफ n² आ गया। पर हाँ, डिनोमिनेटर को फिर से कंटिन्यू करते हैं। डिनोमिनेटर में जो चीज दिख रही है वो है डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज लिख लेते हैं, सम ऑफ क्यूब्स है ना, हाँ, nn+1/2 का nn+1/2 का होल स्क्वायर, ये होता है इनका सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो अब देखो ये, और ये लिमिट्स के अंदर भी समेशन हो सकता है, लिमिट्स के अंदर भी समेशन हो सकता है। अभी भी तो हम समेशन ही कर रहे हैं जब हम nn+1/2 का होल स्क्वायर या nn+1 2n+1/6 लिखते हैं। तो ये वाली चीज का समेशन क्या होगा? ये वाला मसाला क्या डिग्री देने वाला है मेरे n का? तो पहले मैं केवल मसाले को सॉल्व करता हूं, पहले मैं केवल मसाले, हाँ, n³ तक जाएगा ना? n³ तक जाएगा क्या? उस मसाले को सॉल्व करेंगे।
तो देखो जनरल टर्म, देखो यहां पर ये समेशन है r की वैल्यू 1 से लेकर के n-1 तक, ठीक है, की वैल्यू 1 से लेकर के n-1 तक, ये है r टाइम्स ऑफ r प्लस 1, या 1 से लेके n तक ले लो तो r-1 टाइम्स ऑफ r आ जाएगा। r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक ले लें, r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक ले लें, 1 से लेकर के n तक, तो पहला वाला है r-1 और दूसरा वाला है r, ठीक है, r टाइम्स ऑफ r स्क्वायर आएगा ना। अच्छा हाँ, r स्क्वायर है, उसका स्क्वायर है, ठीक है। तो एक्चुअली मुझे समेशन निकालना है, समेशन निकालना है r इज इक्वल्स टू 1 to n r क्यूब माइनस समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to n r स्क्वायर। r क्यूब क्या देने वाला है बोलो तो, r क्यूब देने वाला है, फिर से वही कहानी भाई, r क्यूब देगा n+1/2 का होल स्क्वायर, और r स्क्वायर देगा n+1 2n+1/6 2n+1/6, ठीक है। तो वो जो मसाला मैंने ऊपर लिखा, उस मसाले का भी मुझे आउटपुट मिल गया, उस मसाले का भी मुझे आउटपुट मिल गया, ये उस मसाले का आउटपुट है, ये कहीं ना कहीं उस मसाले का आउटपुट है। एक जगह दिख रहा है आपको n का पावर 4 है, दूसरी जगह पर n का पावर 3 है, n का पावर जहां 3 होगा उसको खा जाएगा भाई, वो जो डिनोमिनेटर है उसको खा जाएगा, एलसीएम तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। तो बस खिला देते हैं उसको, अब जो चीजें चाहिए वो चीजें हमने निकाल ली हैं। अब मैंने लगाया लिमिट, n को भगाया इंफिनिटी पर, n टाइम्स ऑफ, ऊपर है सम ऑफ स्क्वायर्स, तो उधर ऊपर में लिख लेते हैं n+1 2n+1/6, ठीक है, पहले वाले के लिए, माइनस इन दोनों की वैल्यूज लिखता हूं, इन दोनों की वैल्यूज लिख रहे हैं तो एक बनेगा n+1/2 का होल स्क्वायर, n+1/2 का होल स्क्वायर, और दूसरा बनेगा प्लस, देखो तो ऊपर में सब्ट्रैक्शन है तो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो गया, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया, प्लस n+1 2n+1/6, ठीक है। नीचे में बैठा हुआ है दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय डिवीजन, ओके, नीचे में बैठा हुआ है अब मेरे पास n+1/2 का होल स्क्वायर, n+1/2 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट खेलेंगे। नीचे में हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है 4, ऊपर में पहले वाले टर्म के पास हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 4 दिख रहा है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 4 है, लॉ ऑफ लव, जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसका कोफिशिएंट नीचे उतर जाता है, अगर सेम डिग्री होती है तो पहले वाले से आएगा 2/6, नीचे वाले से आएगा, डिग्री है नीचे वाले की 1/4 है, n रेज़ टू द पावर 4 की डिग्री है 1/4, ठीक है, माइनस ये दोनों तो सेम है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, प्लस इसकी थर्ड वाले में ऊपर वाले की डिग्री एक छोटी है डिनोमिनेटर की डिग्री से, 0 बन जाएगा, ठीक है, जहां डिग्री छोटी हुई खत्म हो जाएगा, डिग्री छोटी हुई खत्म हो गया तो यही आउटपुट आ जाएगा भाई। तो ये आउटपुट है मेरा 4 to the 8/6, दैट इज 4/3 - 1, दैट इज 1/3, ये है मेरा आउटपुट। चलो भाई बढ़ जाते हैं आगे। तो सीरीज के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमने कर लिए, सीरीज के क्वेश्चंस आ गए हमें समझ में। अब देखो एक और चीज,